हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली में कंप्यूटर साइंस के लिए। और यदि बात करते हैं रिकैप की, यानी कि पिछले क्लास की, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था इमर्जिंग ट्रेंड्स। जी हाँ, जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था वो था इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी कि टेक के दुनिया में जो भी ट्रेंड्स उभर रहा है उसके बारे में चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स में हमने चर्चा किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर वो वीडियो आपका छूट गया है या फिर पहले का भी कोई भी वीडियो छूट गया है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि बीपीएससी ने जारी कर दिया है सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए लेकर एक डमी फॉर्म, यानी बोले तो डेमो फॉर्म जिसको बोले, वो जारी किया है। तो उसमें आप भर कर, यानी कि उसको आप भर कर ये देख सकते हैं कि जब ओरिजिनल फॉर्म भराएगा, जब 15 तारीख से भराने वाला है, जब ओरिजिनल भराएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगा। तो एक बार आप डेमो फॉर्म भर के भी चेक कर लीजिए। और यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप सैटरडे वाला वीडियो, यानी कि परसों वाला वीडियो देख सकते हैं। आप प्रॉपर आपको मिल जाएगा, होम सेक्शन में ही मिल जाएगा आपको, तो वहां पे जाकर देख लीजिए और आपको वहां से क्लैरिटी पूरा मिल जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। मैंने पूरी तरीके से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बात हो गई आपका फॉर्म भराई को लेकर। उसके बाद अगर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो कि पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। फोसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम पूरी तरीके से आपको थ्योरी मिलेगी। और थ्योरी कंप्लीशन के बाद आपको एमसीक्यू का भी सीख जाएगा, जो कि उम्दा लेवल के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो एक भी वीडियो को आप मिस आउट मत कीजिए, आप प्रॉपरली जाकर सारे को देख लीजिए। ठीक है? और पूरे देखने के बाद, वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा है, ताकि मुझे पता चले कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आइए उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स को ही आज भी हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे एक दूसरा टॉपिक जो कि है बिग डेटा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है क्या? बिग डेटा। तो आइए देखते हैं बिग डेटा क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़े उसके पहले मेरा तो आदत आपको पता ही है कि हम टर्म समझाते हैं, यानी कि कैसा बात हो रहा है बिग डेटा की, यानी कि डेटा कितना है, कैसा है उसका नेचर, बिग यानी बहुत बड़ा डेटा की बात हो रही है। यानी कि इसमें जो एनालिसिस होगा, जो उसका सॉर्टिंग वगैरह जो होगा डेटा का, वो एक बहुत ही बड़ा स्केल पे होगा। नाम से तो यही लग रहा है कि बहुत बड़ा स्केल पे होगा, बिग डेटा बहुत बड़ा। डिफिनेशन देख लेते हैं कि जेनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड बिग डेटा। देखिए, डिफिनेशन से भी वही लिखा हुआ है कि इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, विशाल, जायंट, समझ रहे हैं ना? इनॉर्मस वॉल्यूम यानी कि बहुत बड़ा वॉल्यूम, यानी बहुत बड़ा साइज की बात हो रही है, बहुत ज्यादा साइज। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसके थ्रू जो डेटा जनरेशन हो रहा है, यानी कि जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ इनॉर्मस, यानी कि इनॉर्मस वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी में जो डेटा का जनरेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। नाम से क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए, यानी कि हम इस लायक आपको बता देंगे कि जब आप एग्जाम में बैठे और ऑप्शन देखे तो आपको ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको ऑप्शन में जो टर्म है ना वो पूरी तरह से क्लैरिटी उसमें मिल जाएगी आपको। तो ये बात हो गई डिफिनेशन की, यानी कि जो आपको मिलता है डिफिनेशन नॉर्मल वो, लेकिन अब थोड़ा देसी भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देसी भाषा ये कहता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जो आपका सोशल मीडिया है जो आप यूज करते हैं डेली बेसिस पे, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यानी स्नैपचैट हो गया, आप जो यूज करते हैं, तो वो सारे जो इनके डेटा होते हैं ना, वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड वे में बहुत स्पीड डेटा को जनरेट करते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, कोई ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया, आप रील शेयर किए इंस्टाग्राम पे, स्नैप डाले स्नैपचैट पे, तो ये आपको कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं, यानी कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है डेटा। कहने का ये मतलब है कि जो डेटा पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यानी बोले तो ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड वे में बहुत स्पीड डेटा को जनरेट करते हैं।
मतलब ऐसा तो नहीं कि 2-4 इसके यूजर हैं, मिलियंस में इसके यूजर हैं, तो डेटा एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना बहुत मुश्किल है, वो होगा ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि ये सारे डेटा मैनेज, ये जो डेटा मैनेज होता है, जो उनके सर्वर पे जाता है, तो जो डेटा का मैनेजमेंट होता है ये किसके अंदर होता है, ये बिग डेटा के अंदर ही होता है। जो ये सब जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो डेटा का मैनेजमेंट होता है, जो जनरेट हुआ, और फिर वो जो डेटा को मैनेजमेंट होगा, डेटा मैनेज होगा, वो किसके अंदर होता है, बिग डेटा के अंदर होता है। पॉइंट क्लियर है, बिग डेटा के अंदर ये सारे मैनेज होते हैं। तो ये बात हो गई ओवरव्यू बिग डेटा के बारे में। देखिए हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं कर रहे हैं जो पूरा हम इन डिटेल्स पढ़ा दें, पूरा इन डेप्थ में घुस जाए। हम उतना ही आपको बता रहे हैं जो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो आपको जो पढ़ना है वो सब बेसिक टर्म्स वगैरह पढ़ना है, पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग में क्या है कि सबका एक पेपर ही होगा, पूरा डेटा एनालिसिस का एक पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। जब पाइथन पढ़ेंगे तो पूरा पाइथन का एक पूरा बुक ही रहेगा, एक पूरा प्रॉपर पेपर रहेगा। तो हम लोग को वैसा नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस उसका बेसिक्स जानना है, और बेसिक्स जान गए तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बार बार हम ये बात करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या क्या गुण है बिग डेटा के, यानी कि बिग डेटा के क्या क्या गुण है। तो जो पहला है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ कहने का मतलब है साइज, यानी कि किस साइज के डेटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा इज इट्स इनॉर्मल साइज। देखिए यही बात डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो बात हो रही है इसके क्या, वॉल्यूम की। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वॉल्यूम है। और कैसा है वॉल्यूम इसका, इनॉर्मस साइज, यानी कि बहुत विशाल आकार का है, बहुत ही बड़ा आकार का है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ये, बस सिंपल एक लाइन का इसके बारे में है। दूसरा है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी से तो आपको क्लियर होगा, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड ही होता है ना। तो द रेट एट व्हिच डेटा आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड। अब उस रेट से, जिस दर से डेटा को जनरेट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। और बात किसके कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, बिग डेटा के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगला है वैरायटी, यानी कि वैरायटी मतलब तो आपको पता ही होगा, अलग अलग टाइप के बारे में, अलग अलग प्रकार के बारे में। तो जो बिग डेटा का जो टाइप है वो 3 टाइप का होता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड, यानी बोले कि एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में जो डेटा आता है वो होता है क्या, स्ट्रक्चर्ड डेटा। सिंपली अरेंज्ड वे में, कोई रेंडमनेस नहीं है, अरेंज वे में है। दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि आधा आधा रैंडम है और आधा अरेंज्ड है, यानी कि आधा तो उधर खबराया हुआ है और आधा अरेंज्ड है। और तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि पूरी तरह से रैंडम है, जैसे तैसे जनरेट हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये 3 तरह का आपका क्या है, बिग डेटा है। अगर एग्जांपल की बात करें तो टेक्स्ट है, आप व्हाट्सएप पे किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, तो जरूरी नहीं ना कि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक अरेंज वे में जा रहा है, जरूरी तो नहीं है। क्योंकि आप जो टेक्स्ट भेजेंगे जरूरी थोड़े कोई दूसरा वही टेक्स्ट भेजेगा, नहीं। फिर दूसरा है इमेज। इमेज भी आप सेंड करते हैं, GIF सेंड कर दिए, आप इमेज सेंड करते हैं, इमेज का कौन सा फॉर्मेट भेज रहे हैं, PNG भेज रहे हैं, JPG भेज रहे हैं, JPEG भेज रहे हैं, तो उसमें भी ये फॉलो करता है कि कौन सा पैटर्न जा रहा है या फिर नहीं। फिर अगला है वीडियोस, किस तरह का वीडियो भेज रहे हैं, किस लेंथ का वीडियो भेज रहे हैं, किस फॉर्मेट का वीडियो भेज रहे हैं, किसके थ्रू भेज रहे हैं, क्योंकि सारे किसके अंदर आएंगे, बिग डेटा के अंदर में ही आएंगे। और वीडियोस वगैरह है तो हो सकता है कि अगर कोई दो चार इंसान है आपके जैसा, और भी कुछ लोग मिल जाए जो सेम लेंथ का वीडियो भेज रहे हैं, जो सेम साइज का भेज रहे हैं, सेम उसका स्टोरेज का भेज रहे हैं। तो अगर वो ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर्ड होगा, और अगर वैसा नहीं जा रहा है, सबका रैंडम जा रहा है, तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होगा। तो ये आपका एग्जांपल हो गया टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस का। ETC और भी हो सकता है, वेब पेज वगैरह भी इसमें एग्जांपल में आ सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, वैरायटी की। अब बात करते हैं वेरासिटी की। वेरासिटी का आप सिर्फ हिंदी जान जाइए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका हिंदी होता है सच्चाई, यानी कि डेटा में सच्चाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा डेटा आ रहा है। कहने का मतलब है कि इट रेफर्स टू ऑनेस्टी ऑफ डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग इनकरेक्ट डेटा गिव्स रॉन्ग रिजल्ट। सिंपल सी बात है, जो डेटा जनरेट होगा हो सकता है कि वो एबनॉर्मल हो सकता है इनकंसिस्टेंट हो। तो उस केस में क्या है कि अगर उसको प्रोसेसिंग कर दिया जाए, यानी कि गलत डेटा को अगर प्रोसेस कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गलत रिजल्ट देगा। अगर आप गलत डेटा को प्रोसेस करते हैं तो गलत रिजल्ट देगा। तो ये बात हो रही है कि इसमें सच्चाई में, यानी कि डेटा में जो है ना वो सच्चाई होनी चाहिए, यानी कि सही डेटा आना चाहिए ताकि उस सही तरीके से उसको प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, वेरासिटी की।
तो आई होप कि ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा का वो है वैल्यू, यानी वैल्यू बोले तो क्या, उसकी कीमत, अहमियत, उसकी बात हो रही है। तो बिग डेटा पोजेसेस टू हैव हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज, यानी कि बिग डेटा में जो डेटा का जनरेशन होता है वो एक हिडन पैटर्न में भी होता है। ये बात तो है कि पोजेसेस मतलब वो समझे कि जनरेशन की ही बात हो रही है। तो वो जो जनरेट होता है वो एक हिडन पैटर्न में होता है और वो यूजफुल नॉलेज भी उसमें होता है, इसलिए उसकी अहमियत है, उसकी कीमत भी है। तो ये आपका हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये बात हो गई बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की यहां तक। अब बात करेंगे हम लोग डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स का आप यूज आई एम डैम श्योर कि आप लोग फोन में करते होंगे। हम ये जो आपको समझाने वाले हैं ये फोन के कॉन्टेक्स्ट में समझाएंगे, मोबाइल फोन के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंफॉर्मेशन दे कंटेंट। अब काफी हद तक आपको आइडिया इससे लग गया होगा कि कहना क्या चाहता है। जिसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट, आपका कोई एक डेटा का सेट है, उसको आप एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या उसका एनालिसिस कर रहे हैं, सिंपली उसका एनालिसिस कर रहे हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंफॉर्मेशन दे कंटेंट, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप फोन में कोई ऐप यूज करते हैं, इनकेस आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, तो आप कितना देर यूज किए, उसमें कितना टाइम आपका स्क्रीन ऑन रहा, कितना परसेंट आपका बैटरी कंज्यूम हुआ, ये सब तो आपको सेटिंग में पता चलता है। डेटा जो स्टैटिस्टिक्स आपको देखते हैं उसमें तो ये सब बताता है। तो यही हुआ आपको डेटा एनालिटिक्स, यानी कि आप डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कौन सा ऐप कितना देर यूज किए, कितना दिन मेरा स्क्रीन ऑन रहा, कितना परसेंट बैटरी कंज्यूम हुआ। एक ऑलरेडी आपको एक ग्राफ टाइप से, एक बार ग्राफ टाइप से वहां पे समझाया रहता है, अच्छे से बनाया रहता है मोबाइल फोन के सेटिंग में, ठीक है। तो ये होता है आपका डेटा एनालिटिक्स। क्लियर है पॉइंट? सिंपली आप समझिए कि जो ऐप है, कोई भी ऐप आप यूज करते हैं, वो कितना देर आप यूज किए उस ऐप को, कितना परसेंट बैटरी कंज्यूम हुआ, कितना देर आपका स्क्रीन ऑन रहा, जितना देर आप उस ऐप को यूज किए, ये सब किस में आता है? ये सब डेटा एनालिटिक्स में आता है। यानी कि आप डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, आप डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, सिंपल इज दैट। तो ये हो गया आपका क्या, डेटा एनालिसिस। अब बात करेंगे हम लोग अगला मेन टॉपिक जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईओटी। एंड आई एम डैम श्योर कि आप ये टर्म एकदम सुने ही सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। इन चीजों का आप यूज अपने घर पे भी करते होंगे, बस आपको टर्म समझना है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी किसी थिंग्स में इंटरनेट आपका लगा हुआ है, वो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, सिंपल इज दैट। तो कहा गया है कि आईओटी इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइस। आईओटी क्या है? नेटवर्क ऑफ डिवाइस दैट हैव embedded hardware and software to communicate with other devices on same network। कहने का ये मतलब है कि इसमें सिंपली क्या होता है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आईओटी में सिंपली कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अगर आईओटी कहीं बोले तो आप समझिए कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जिसमें क्या है कि ये क्या है, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, यानी कि अलग अलग डिवाइसेस का क्या है, नेटवर्क है। दैट हैव एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड करने का मतलब है अटैच्ड, अटैच्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें होता है, जहां पे टू कम्युनिकेट अदर डिवाइसेस ऑन सेम नेटवर्क, अब एक ही नेटवर्क से अदर डिवाइसेस के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं आईओटी के केस में। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप घर में एक राउटर लगाए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमनली आज के डेट में तो लोग रखता ही है। कोई अगर ब्रॉडबैंड आप लगाए हुए हैं तो उसके थ्रू आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, टीवी में कनेक्ट किए हुए हैं, उसी के थ्रू आप सीसीटीवी में कनेक्ट किए हैं, मोबाइल कंप्यूटर में कनेक्ट किए हैं। तो ये सब अलग अलग मतलब एक ही नेटवर्क से अदर अदर डिवाइसेस का कनेक्ट आप किए हुए हैं। मतलब सिंपली आप देखें तो आपको यहाँ पे एक राउटर है, इसे आप टीवी कनेक्ट कर दिए, इसी से आप मोबाइल कनेक्ट कर दिए, इसी से आप सीसीटीवी कनेक्ट कर दिए, और जो भी डिवाइसेस जिसमें इंटरनेट एम्बेड है वो कनेक्ट कर दिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ही नेटवर्क से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये बात किसकी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हो गई। और इसके सबसे एग्जैक्ट एग्जांपल की बात करें, यानी कि और भी हैं लेकिन हम एग्जांपल में ले लिए क्या है, सीसीटीवी कैमरा। अगर आप अपने घर में क्लोज सर्किट कैमरा लगवाते हैं, ऑब्वियस सी बात है मॉनिटर करने के लिए, तो सीसीटीवी कैमरा जो आप अपने घर में लगाते हैं, तो वो आज के डेट में लोग क्या करते हैं, पहले क्या था कि बस स्क्रीन लगा लिए, देख रहे हैं उसी को बैठ के। लेकिन अभी के डेट में क्या है कि वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। अभी के डेट में वो सीसीटीवी आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और आप कहीं भी रहें,
उसके क्रेडेंशियल से आप रिमोट एक्सेस उसको कर सकते हैं किसी भी जगह पे। अगर आपको उसको क्रेडेंशियल पता है उसका, तो आप कहीं भी उसको रिमोटली एक्सेस करके देख सकते हैं कि मेरे घर में, अगर आपको घर में लगाए हुए तो मेरे घर में क्या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि एक नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं। सिंपल इज दैट। क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करेंगे हम इसके बाद वेब ऑफ थिंग्स के बारे में, जो कि आईओटी का ही एक पार्ट है। WOT, वेब ऑफ थिंग्स। अब नाम से इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें वेब की चर्चा है, यानी कि वेब का इसमें रिक्वायरमेंट है। नाम से तो इतना क्लियर हो गया है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि वेब ऑफ थिंग्स इज ए वेब स्टैंडर्ड ऑफ आईओटी टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन स्मार्ट थिंग्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब जैसे आप अगर सैमसंग का कोई फोन यूज करते होंगे, फ्लैगशिप फोन, तो उसमें एक स्मार्ट थिंग्स करके एक ऑप्शन आता है, जिसमें आपका स्मार्ट स्पीकर्स हो गए, उसके स्मार्ट टीवीज हो गए, यानी कि आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका 400 मीटर आगे, मतलब घर आपका बहुत बड़ा, आप किसी कोने में बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि नीचे वाले फ्लोर को एक्सेस करें, आप सिंपली उसी नेटवर्क से जो घर में आपके लगा हुआ है, जो हम बात अभी आईओटी में किए हैं, जो घर में आपका नेटवर्क लगा हुआ है, उससे आप कनेक्ट हो जाइए और अब उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि कंडीशन क्या आ जाता है कि सेम नेटवर्क, अगर आपका नेटवर्क अगर चेंज हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेम नेटवर्क की बात हो रही है, तो सेम नेटवर्क से अगर कनेक्टेड है तो आप कहीं भी आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें लिखो ना, कम्युनिकेशन बिटवीन स्मार्ट थिंग्स, जो भी आपका स्मार्ट थिंग्स है, वो चाहे बल्ब हो, पंखा हो, मोबाइल टीवी तो ऑब्वियस ही है, स्पीकर हो, तो ये सब हो गया। और उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन के थ्रू आपको वो चीज कंट्रोल होगा। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गई पूरी बात? अब एग्जांपल में क्या है, स्मार्ट होम्स जो भी आपको बताए हैं हम, जैसे घर में बॉल पंखा लगाए हुए हैं आप, उसके चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन के थ्रू बॉल को ऑन करें, उस ऐप के थ्रू आप पंखा को चलाएं, उस ऐप के थ्रू आप स्पीकर, जो आपका ब्लूटूथ स्पीकर है घर पे, उसको कंट्रोल करें। तो ये बात सब किसमें आ जाएगा? स्मार्ट होम में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ स्मार्ट है। स्मार्ट करने का क्या मतलब है कि आपका हर कुछ जो भी चीजें हैं वो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रही है। सिंपली स्मार्ट शब्द लग गया मतलब आप समझ जाइए कि जो चीजें हैं वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो रही है, इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रही है। अब बात करते हैं, फिर अगला एग्जांपल है स्मार्ट ऑफिस। अगर आप ऑफिस खोले हुए हैं तो वहां भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में पता ही है आपको कि एकदम हाई एंड चीज सब लगा रहता है ऑफिस सब में। तो वहां भी आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, जो भी है सब कुछ आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा? स्मार्टली कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल भी क्लियर है। वेब ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब बात करेंगे हम लोग सेंसर का। और ये बात, यानी कि बोले ये टर्म, जो सेंसर टर्म, ये आपको एकदम पक्का पता ही होगा, एकदम रग रग से आप इसके वाकफ होंगे। यूज भी करते हैं आप, डेली डेली बेसिस पे यूज करते हैं, ना जाने दिन में कई बार यूज करते हैं मोबाइल सेंसर्स को, आपको शायद पता भी नहीं होगा, हजारों बार आप यूज करते हैं मोबाइल सेंसर्स को। तो यहाँ बात हो रही है सिंपली किसकी? सेंसर्स की, जो कि गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड ट्रांसफर इट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर बोले या फिर बोले मशीन, इसको मशीन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो तो आप सुनते हैं ना कि पंच कार्ड है, आप अंगूठा लगाना है या फिर एक फिंगर सटाना है, ऐसा करना पड़ता है ना एंट्री के लिए, सिंपल एंट्री के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट करने का मतलब कि आपकी बात हो रही है, यूजर्स की बात हो रही है। यहाँ पे इन्वायरमेंट करने का मतलब है फिजिकल इन्वायरमेंट, यूजर्स की बात हो रही है। तो आप अपना थंब वहां पे लगा दिए, जो आप वहां पे एरिया है जहां पे, वहां पे आप थंब लगा दिए एंड ट्रांसफर इट टू द मशीन। जैसे ही आप वो थंब लगाते हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि थंब इंप्रेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास चला जाता है, और पहले से उसमें इन्फॉर्मेशन फीड कराया हुआ होता है, फिर डेटा से साथ मैच कराता है, फिर वो दरवाजा को अनलॉक कर देता है। सिंपल प्रोसेस तो यही होता है कि आप सटाते हैं, वहां पे फिर कुछ टन टन बचता है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस के ड्यूरिंग, यानी कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो अपने डेटाबेस से आपका फिंगरप्रिंट मैच कराएगा, और मैच हो जाता है तो आपका वो दरवाजा खुल जाएगा। सिंपली क्या है कि आपके बॉडी को वो सेंस कर दिया, सिंपली आपके बॉडी को वो क्या किया? सेंस किया। सेंसर, ओ आर लगा हुआ, यानी कि सेंस करने वाला। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है? एक्सेलेरोमीटर कहा गया है, डिटेक्ट्स ओरिएंटेशन ऑफ फोन। आप अपने फोन में यूज करते होंगे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड, करते ही हैं। तो अगर आप ऐसे सीधा रखे हुए हैं
तो ऐसे है, जैसे टिल्ट किए इसका ओरिएंटेशन यानी कि जो डिस्प्ले वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा सेंसर रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलेरोमीटर, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या करता है कि कहीं आप किसी मॉल वॉल में जाते हैं, कहीं आप मॉल में गए या फिर कुछ ऐसा स्मार्ट दरवाजा आप देखें जहां पे आप जैसे ही जाते हैं ना, देखते हैं कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही उसके एरिया में एंटर करते हैं, यानी कि उस रेंज में आप आते हैं उस दरवाजा के, वो ऑटोमेटिक अब देखते हैं खुल जाता है अपने आप। तो वहां पे कौन सा सेंसर काम करता है? जायरोस्कोप, यानी शॉर्ट में बोले तो जायरो सेंसर वहां पे काम करता है। आप कहीं मॉल में गए, किसी दुकान में ही चले गए, तो ऑटोमेटिक आप देखते हैं खुल जाता है। तो वहां पे कौन सा सेंसर का यूज किया जाता है? जायरो सेंसर का। अगला है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सॉरी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है कि जैसा फोन आप यूज कर रहे हैं, कॉल आया, कॉल को आप रिसीव किया और कान के पास लगाए, तो कान के पास आप जैसे ही लगाते हैं उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। कान के पास जैसे ही आप लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा, कान के पास जैसे ही लगाते हैं उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है और कान के पास से जैसे ही हटाते हैं उसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो वहां पे कौन सा सेंसर रिस्पॉन्सिबल है? वहां पे काम करता होता है आपका क्या? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और भी बहुत तरह का सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर भी होता है, मतलब बहुत सारा सेंसर होता है, लेकिन हम एक दो बता दिए हैं जो कि आपको पता भी होगा, आप डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उसके नाम से रूबरू नहीं है, इसलिए हम आपको ये एग्जांपल बता दिए हैं। तो आई होप कि ये सेंसर का बेसिक होता क्या है, उसका टाइप्स आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। आईओटी का लास्ट जो कंसेप्ट है, यानी कि आईओटी में जो लास्ट टाइप आप बोले, वो है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज यानी कि स्मार्ट शहरें की बात हो रही है, स्मार्ट शहरें की बात हो रही है। और हम आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि जहां पे स्मार्ट शब्द लग जाए ना, आप खुद ब खुद समझ जाइए कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आपका ऑपरेशन हो रहा है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। अगर स्मार्ट टर्म आपको कहीं दिख जाए, पकड़ने का एकदम देसी तरीका। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह पे देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि स्मार्ट सिटी मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी along with IoT to manage and distribute resources efficiently। अब स्मार्ट सिटी यूज किसका करता है? स्मार्ट सिटी, अगर कोई भी सिटी स्मार्ट है तो किस किस चीज को यूज मिलेगा? कंप्यूटर को यूज मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक मशीन तो यूज में होगा ही, साथ ही साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन तो होगा ही, अगर इंटरनेट है तो किसके लिए है? कम्युनिकेशन के लिए ही है सिंपली। along with IoT, वहां पे IoT भी होगा, यानी कि नेटवर्क होगा, उससे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, यानी कि इंटरनेट का कंसेप्ट हर जगह एकदम जाल की तरह फैला हुआ है। टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस इफिशियंटली, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेस का, तो एकदम एक कुशल तरीके से होगा, एक इफिशियंट मैनर में होगा, इसमें स्मार्ट सिटी में। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि स्मार्ट ब्रिज यूजेस वायरलेस सेंसर टू डिटेक्ट एनी लूज बोल्ट केबल और क्रैक। कहने का मतलब है कि जो आपका स्मार्ट ब्रिज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सिटी है तो ब्रिज उसमें होगा ही, तो जो स्मार्ट ब्रिज होगा उसमें क्या यूज किया जाएगा? वायरलेस सेंसर का यूज किया जाएगा। स्मार्ट ब्रिज में वायरलेस सेंसर का यूज किया जाएगा, किसी भी तरह का लूज हो गया, बोल्ट नट उसका ढीला हो गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो ढीला डिटेक्ट होगा वो सेंसर अपने आप में उसमें सायरन देने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि इसके अगर स्मार्ट सिटी में देखें तो इसमें स्मार्ट बिल्डिंग्स हो जाएगा आपका। ऑब्वियस सी बात है कि जो बिल्डिंग्स होंगे स्मार्ट बिल्डिंग्स होंगे, चाहे वो आपके लाइब्रेरी हो तो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स हो तो, या फिर कोई भी आपका हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग्स जो भी है, सब कैसे होंगे? स्मार्ट होंगे। स्मार्ट ब्रिजेस जो हम आपको ऑलरेडी बता दिए, फिर होगा स्मार्ट केबल्स, सब कुछ क्या होगा? सब कुछ स्मार्ट होगा, यानी कि सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होगा सिंपली। तो ये बात हो गई किसकी? लूज बोल्ट डिटेक्ट करने के लिए स्मार्ट ब्रिज में क्या लगाया जाएगा? वायरलेस सेंसर। अब बात करते हैं स्मार्ट टनल की। तो स्मार्ट टनल क्या होगा कि यूजेज वायरलेस सेंसर, यहां भी वायरलेस सेंसर का यूज होगा, कहां? स्मार्ट टनल में। टू डिटेक्ट एनी लीकेज, अगर टनल में कोई लीकेज हो रहा है तो उसके लिए उसमें क्या वायरलेस सेंसर इम्बेड किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, ताकि कोई भी अगर लीकेज है तो उसको नोटिफाई कर दे वो। सिंपल इज दैट। तो ये उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट सिटीज आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। और हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप किताब का भाषा पढ़ेंगे ज्यादा, किताब का भाषा अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, वर्ड सब टेढ़ा मेढ़ा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी बुक से तो टेढ़ा वर्ड वो रहेगा ही, समझने में परेशानी होगी।
हम जो आपको पढ़ाते हैं वो भाषा थोड़ा मोड़ा आपको मिलेगा सिमिलर एनसीईआरटी से, लेकिन उसमें अपना लैंग्वेज में भी हम ऐड कर देते हैं। अगर आप अभी पढ़ेंगे आगे क्लाउड कंप्यूटिंग तो एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो हवा निकल जाएगा, इतना भारी भरकम भाषा में रहता है। इसलिए मैं हम तोड़ तोड़ के हम आपको लिख देते हैं, ताकि बस आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट अगर आपका ये सब टॉपिक्स का क्लियर है तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका फंसने नहीं जा रहा है, एकदम सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है ना, तो ये बात को याद रखेंगे। तो आईओटी का यहां तक था। अब बात करेंगे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो कि बहुत हम लोग सुनते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग सुनते भी हैं और यूज भी करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। वो भी कैसे यूज करते हैं जब हम समझाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस। सिंपली देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटिंग सर्विसेज का क्या है, डिलीवरी, यानी कि डिलीवर करता है। कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या है, तो उसमें आपका सर्वर्स हो गया, यानी कि जो भी काम होगा वो क्लाउड पे होगा। क्लाउड मतलब बादल पर जाके नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसमें लोकल्स में आपका डेटा कंज्यूम नहीं होगा, स्टोरेज कंज्यूम नहीं होगा, सारे जो चीजें होंगी वो सर्विसेज के माध्यम से होंगे। जो सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म होंगे अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग वो सारे एज ए सर्विस होंगे, यानी कि आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर का या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है सर्विस तो उसका चार्ज लेगा, वो चाहे जोमेटो स्विगी ही क्यों ना हो। तो उसके बाद हो गया आपका स्टोरेज। स्टोरेज के लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, वो क्या क्या है वो सब आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम कंप्यूटिंग सर्विस का एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। फिर आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, हो सकता है कि आप क्रैक लगा देते होंगे, अलग बात है, लेकिन रिकमेंड हम नहीं करेंगे कि आप लोग क्रैक यूज कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सर्वर स्टोरेज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। उसी को बोलते हैं क्या, क्लाउड टू ऑफर फास्टर प्रोसेसिंग। यानी कि सिंपली देखे तो इफिशिएंट मैनर में आप काम कर सकते हैं, आप में स्टोरेज लेगा नहीं। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं किसी भी माध्यम से, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्लेटफॉर्म हो, सॉफ्टवेयर हो, किसी भी माध्यम से, उसमें क्या होता है कि जो आपका चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई ना कोई कंपनी आपको सर्विसेज दे रहा है, तो आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे और आप उसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे स्टोरेज की बात ही क्यों ना कर लें। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस। सिर्फ कंप्यूटिंग सर्विसेज का डिलीवरी होता है। कंप्यूटिंग सर्विस में क्या क्या है, सर्वर्स है, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है, ये सब होता है। सिंपल इज दैट। किसके लिए, इफिशियंट मैनर, हम लोग को कोई भी चीज को फास्टर प्रोसेसिंग के लिए उसको यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को। डिफिनेशन पूरा क्लियर है, बातें क्लियर है। तब आते हैं इसके थोड़े से टाइप्स। इसके 3 टाइप है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको शॉर्ट में IaaS बोलते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PaaS। और तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब अगर शब्द को अगर हम तोड़ें, इस हम क्या आपको सिखाते हैं बार बार, शब्द को तोड़ना, टर्म को तोड़ना। टर्म अब टूट गया अगर आपसे, समझ में आ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस करने का क्या मतलब है कि हार्डवेयर को हम एज अ सर्विस ले लेंगे, यानी कि जो हार्डवेयर्स होते हैं, अब हार्डवेयर क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है कि हार्डवेयर को हम एज अ सर्विस यूज करेंगे, यानी कि पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ सर्विस की ही बात हो रही है, तो हार्डवेयर को एज अ सर्विस यूज करेंगे। अब यहाँ पे हार्डवेयर क्या हो सकता है, तो बात हो यहाँ पे स्टोरेज की। यहाँ पे स्पेसिफिकली किस बात हम कर रहे हैं, स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। और एग्जाम्पल हम लिए किसका, गूगल ड्राइव का, जो कि आप आई एम 110% श्योर कि आप यूज करते हैं। तो गूगल ड्राइव को हम लोग किसमें, किस कैटेगरी में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, जिसमें हम लोग स्टोरेज के तौर पे एज अ सर्विस को यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि इसके लिए हम लोग कोई स्पेसिफिक पेन ड्राइव नहीं रखते हैं। अगर गूगल ड्राइव पे अगर आपका डेटा अपलोड है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आप पेन ड्राइव में उसको भरे हुए हैं या फिर हार्ड डिस्क में भरे हुए हैं। कहने का मतलब है कि उसके लिए आप ये सब यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेन ड्राइव का पैसा, हार्ड डिस्क का पैसा बचेगा, लेकिन वो पैसा आपको लगेगा कहाँ, तो आपको उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर 15 GB तो फ्री देता है गूगल ड्राइव, ये तो पता है, लेकिन 15 GB के बाद अगर आपको यूज करना है तो आपके जो उसके चार्जेस हैं उसके हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। तो सिंपली कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसके लिए कोई भी हार्डवेयर का यूज नहीं करते हैं, हार्डवेयर को एज अ सर्विस यूज करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह के हार्डवेयर को यूज नहीं करते हैं, हार्डवेयर को एज अ सर्विस यूज करते हैं। तो इसमें स्टोरेज की बात चल रही है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव हो गया। ये बात हो गई गूगल की। अगर आप एप्पल वाले हैं तो एप्पल के लिए क्या आता है, आई क्लाउड आता है। एक आता है मेगा.NZ जो न्यूजीलैंड का है।
माइक्रोसॉफ्ट का क्या आता है, वन ड्राइव आता है। तो ये सारे किसके लिए है, ये सारे स्टोरेज के लिए हैं, ये सारे स्टोरेज के सर्विसेज हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये। आई होप कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमको यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखे हैं, 3-4 लाइन लिखे हैं कि ताकि आपको अच्छे से दिमाग में घुस जाए, क्वेश्चन आप देखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हिंदी में भी लिख दिए, ऐसे कंप्यूटर में हम हिंदी में जनरली लिखते नहीं, बहुत कम लिखते हैं, तो इसमें हम हिंदी में भी लिख दिए ताकि, क्योंकि डिफिनीशन इसका पढ़ने जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, ये पक्का है, बहुत टेढ़ा मेरा डिफिनीशन आपको मिलेगा। तो ये बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस हम ले लिए, प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस ले लिए। तो इसके लिए यूज हम किसका करेंगे, अगर आप नाम सुने होंगे तो प्लेटफॉर्म में एक आता है गूगल कोलैब का नाम, हो सकता है आप लोग नहीं सुने होंगे, गूगल कोलैब, यानी बोले तो गूगल कोलैबोरेटरी इसका पूरा नाम है, आप कभी सर्च करिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो जाएगा, आपका अपाची है, माई एसक्यूएल है, पाइथन है। तो अगर आपको ये सब पे कोडिंग अगर करना है तो उसके लिए सिंपली आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स को आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपको कोडिंग करना है ये सब में, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो भी करना है इसमें, तो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे प्रॉपर आपके लोकल्स में। लेकिन अगर आप इस सर्विस को यूज करते हैं गूगल कोलैब का, तो अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ये सब सर्विस अगर आप लेंगे तो इस सबको अलग से सर्विस इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। गूगल कोलैब हो गया, या फिर ये सब का सेपरेट भी आता है, गूगल कोलैब तो है ही, ये सब का सेपरेट भी आपको प्लेटफॉर्म सर्विस में आता है। तो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्लाउड पे सब प्री इंस्टॉल्ड रहता है। यानी कि अगर आप इसके सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, जो भी इसका स्पेसिफिक वेबसाइट है, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहेगा, आपको चार्जेस इसके लिए पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, सर्विस है, चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई किसकी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। समझ में आ गया पूरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं इसके अगले पे, जो कि है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, SaaS। इसमें क्या है कि नाम से क्लियर है कि क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, एज अ सर्विस यूज करेंगे। अब सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको MS वर्ड का काम करना है, MS पावर पॉइंट का काम करना है, एक्सेल का काम करना है, आउटलुक का काम करना है, किसी का भी काम करना है। एग्जाम्पल हम डाल देते हैं यहाँ पे, MS एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट को PPT लिख दिए, ठीक है। तो आपको ये सब एज अ सर्विस यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस सबको सर्विस एज यूज नहीं करते हैं, एज अ सर्विस यूज नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबको प्रॉपर्ली पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपका स्पेस कुछ लेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पास क्रैक आपको नहीं मिल पाता तो इसके लिए आप हेवी पे करना पड़ेगा पैसा, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो। लेकिन अगर इसी को एज अ सर्विस यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाकर अगर इसको ऑनलाइन यूज करते हैं, जो कि क्या हो गया, एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको प्रीमियम फीचर को यूज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम फीचर तो फ्री में कोई ऑफर करता नहीं है। तो प्रीमियम फीचर यूज करने के लिए आपको प्रॉपरली चार्ज उसको पे करने पड़ेंगे। ये सब चाहे कोई भी MS का, ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मतलब हम सिंपली MS ऑफिस की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करेंगे। बस टर्म आपसे टूट गया, समझिए पूरा आपका कंसेप्ट बन गया, यानी कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये बात हो गई किसकी, MS एक्सेल आउटलुक मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस की, जिसमें हम एक लाइन और लिख दिए कि अलग से इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, अलग से इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसका सर्विस यूज कर रहे हैं, तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये बात हो गई आपकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। तो आई होप कि आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और
सॉफ्टवेयर। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का तीनों पार्ट था। तो आई होप कि ये पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें दो चैप्टर और दो पॉइंट और बचा हुआ है, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन। वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये ज्यादा वीडियो लंबा नहीं जाए। 30-32 मिनट 33 मिनट काफी होता है, क्योंकि अगर ज्यादा हम 1 घंटा का बना दें, बनाने के लिए तो हम पूरा बना देंगे अभी, लेकिन फिर आपको देखने में दिक्कत होगा, फिर डाटा का आपको प्रॉब्लम होगा, बर्डन भी बढ़ जाएगा। तो चूंकि हमारे पास अच्छा टाइम है अभी, तो हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया वीडियो को, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।